नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम हर मुद्दे पर सवाल। जी हाँ, मैं आपके साथ परवीन नरगिरी। जी हाँ, आज हम मौजूद है गौतम बुद्ध नगर के जेवर में मौजूद है और आज हमारा जो मुद्दा रहने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। हालांकि आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर काफी अफरा तफरी मची हुई है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बड़ी जीत होने जा रही है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की। इनका आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ कि मोदी की गारंटी, तो एमएसपी पे गारंटी क्यों नहीं दे देते? किसान आज प्रताड़ित है, किसान जाता है दिल्ली की सीमाओं पे, उनको ये जाने नहीं देते। अब की बार 400 पार ये नारा सफल होकर रहेगा। अब तक जो नारे दिए हैं मोदी जी ने वो सफल हुए हैं। मोदी जी के गारंटी के साथ ये नारा भी सफल होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हमारे एक इंजन है, वो हमारे देश को चला रहे हैं, हम उसके सब पहिए हैं, हम दौड़ लगा रहे हैं। ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है और गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ये सरकार किसानों के बिल्कुल विरोध में है, किसानों के लिए कोई फायदा नहीं दे रही है। रोजगार की बात करें, देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है, जब आप पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? अगर बीजेपी में हिम्मत है तो कश्मीर का वो सुस्सा को लेकर दिखाएं। पर बीजेपी के पास ऐसा कौन सा मंत्र है जो वोट पड़ने से पहले वोट उसमें दूसरा डालेगा? बता ये देते हैं कि इतनी सीट आएंगी, उसमें मोदी मोदी मोदी। और सच्चाई पूछी जाए तो आज जनता के दिलों में ये है कि मोदी जी अब घर जाइए, अब आपका समय पूरा हो चुका है। अगर जनता ने उनको नकार दिया है तो वोट क्या मतलब अपने घर में बना बना के डाली जाती है क्या? ईवीएम का लगा रहे हैं ना कि हर एक बात पे कहते हो कि तुम क्या हो, तुम ही बता दो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ने के हम नहीं कायल, जब तक आंख से न टपके तो फिर लहू क्या है। बीजेपी से भी तमाम नेता मौजूद हैं, तमाम बड़े चेहरे जेवर क्षेत्र से मौजूद हैं और भी विपक्ष से भी मौजूद हैं। जो हमारे मेहमान हैं आज के शो के, उनसे हम आपको परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से सबसे पहले परिचय करा दें। धर्मेंद्र अग्रवाल जी और रविंद्र शर्मा जी हैं हमारे साथ और संजय रावत जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर प्रदीप जी हैं हमारे साथ, अरविंद शर्मा जी हैं हमारे साथ बीजेपी से, संजीव शर्मा जी हैं हमारे साथ, सतपाल तालान जी हैं हमारे साथ। किसान पक्ष रखेंगे, रविंद्र अत्री जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस नेता जीवन जी हैं हमारे साथ, ठाकुर जीवन जी, और सचिन जैन जी भी हैं हमारे साथ। आम आदमी पार्टी से भी हैं जय नारायण जी, सपा पार्टी से भी हैं सागर शर्मा जी, और आपको बता दें गौरव पंडित जी भी हमारे साथ। तो धर्मेंद्र अग्रवाल जी से सबसे पहले सवाल रहेगा, आपसे बात करूंगा। अगर बात करें लोकसभा सीट को लेके, गौतम बुद्ध नगर की चुनित की गई है, डॉक्टर महेश शर्मा चौथी बार फिर चुनित किए गए, क्या कहना चाहोगे? क्या खुशी का माहौल बना हुआ है? देखिए, जहां तक महेश शर्मा जी की बात है, पार्टी के स्तंभ है, साफ सुथरा चेहरा है, पढ़ा लिखा व्यक्तित्व है और ईमानदारी की छाप है। पार्टी ने इसलिए चौथी बार भी महेश शर्मा जी को यहाँ से सांसद के रूप में उतारा है। और पहले जब 2019 का चुनाव हमारे यहाँ हुआ था, पार्टी ने 59% वोट हमारे यहाँ लिया था और अब के जो लक्ष्य है हमारा, पढ़ने वाली वोट का 80% वोट हम लेंगे और जनता की आवाज आ रही है। मैं भी लगभग 5 या 6 गांव में गया हूं अभी, और उसमें करीब हमने 12 वो किए हैं बूथ अपने सेक्टर में। तो जनता की खुल्लम खुल्ला आवाज है, गांव भी आवाज दे रहा है कि 80% वोट भारतीय जनता पार्टी के फाले में, मोदी जी के लिए वोट है। तो यहाँ जीत में तो कहीं वही नहीं है, और जीत भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के बाद पूरे भारत में जीत होगी तो महेश शर्मा सांसद जी की। एक तरफ मोदी जी का चेहरा है, एक तरफ तमाम दल तो इकट्ठा हो रखे। कहीं ऐसा तो नहीं है, विपक्ष लगातार दावेदारी कर रहा है कि अब की बार 400 पार विपक्ष जाएगा। अब की बार 400 पार मोदी सरकार, लगातार चौथी बार। विश्वास है अच्छा यहाँ से सीट निकल पाएगी क्या? निकल पाएगी नहीं। हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम भी चाहते हैं कि देश में सबसे बड़ी जीत उनकी होनी चाहिए, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बड़ी जीत होने जा रही है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की। सागर जी, क्या कहना चाहोगे? विपक्ष दावेदारी कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो पार्टी का नाम ही बीजेपी है, बहुत झूठी पार्टी। और पहला झूठ तो यहाँ ये आ चुका है कि 400 से भी ज्यादा सीटें हमारी आने वाली हैं, जबकि देश के अंदर 200 सीटें ऐसी है साउथ की जहाँ इनका खाता तक खुलने वाला नहीं है। तो इनकी बातों पे इतना विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। बात करें हम किसानों की, तो किसानों को आज तक उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाया। ये कहते हैं मोदी की गारंटी, इनका आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ कि मोदी की गारंटी, तो एमएसपी पे गारंटी क्यों नहीं दे देते? किसान आज प्रताड़ित है, किसान जाता है दिल्ली की सीमाओं पे,
उनको ये जाने नहीं देते वहां तक। अगर बात करें 2014 के बाद में, हालांकि बीजेपी रही है सत्ता में, तो किस मुद्दे पे अब की बार गठबंधन को लेके आओगे आप? देखिए, गठबंधन का मुद्दा साफ है। हम उन बुजुर्गों के आशीर्वाद से चलने वाले हैं जिनको आज परेशान किया जा रहा है। उन किसानों के साथ चलने वाले हैं जिन किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य आज तक नहीं मिल पा रहा है, और उन महिलाओं के सम्मान में हम चलने वाले हैं। मैंने आज ही कानपुर की घटना सुनी थी, 2 बेटियों के साथ वहां बलात्कार हुआ, उनका गैंगरेप हुआ, उनकी पुलिस ने सुनवाई नहीं की, तो उन्होंने आत्महत्या की। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ था पहले? मैं मना नहीं करता, हर सरकार में होते हैं, लेकिन जिस मुद्दे के ऊपर ये आए थे कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, आज ये सम्मान बचा है। राम राज्य की ये लोग बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, तो 7 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई, उनके पिताजी को भी आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये उत्तर प्रदेश मुद्दा राम राज्य की बात करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर को ले लो आप। राम मंदिर, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर अगर कोई लेकर आया है, अगर उद्घाटन किया तो बीजेपी सरकार में हुआ है, ना कि और सरकार अगर होती तो राम मंदिर का उद्घाटन। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर का ताला किस सरकार में खुला था, जब प्रधानमंत्री देश के कौन थे? आप बताइए मुझे। राजीव जी नहीं थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री। और आज अगर राम मंदिर बनना है तो वो कोर्ट के माध्यम से बन रहा है। हम भी हिंदू हैं, हम भी राम के पुजारी हैं, ऐसा तो नहीं हम राम को नहीं मानते। तो इनकी ये फर्जीवाड़ा है, और शुरू से ही इनकी तो ये बातें रही है जुमलेबाजी। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, मुझे बताइए कहाँ रोजगार मिला नौजवानों को? और अगर देश के युवाओं को रोजगार चाहिए तो दिल्ली में बैठी सत्ता को ना बेरोजगार करना पड़ेगा, जब जाके रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा देश में रोजगार। बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार की गारंटी मोदी जी ने अब दी है, और जो माहौल बना है मोदी जी की गारंटी, लोग बाग देख रहे हैं। 70 साल बनाम 10 साल, जिसमें इतना काम हुआ है और रोजगार मिले हैं, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। लोग तो एक मुद्दा बना के बैठे हुए हैं, जबकि पहले जो लड़ाइयाँ होती थी रोटी कपड़ा और मकान पे होती थी। आज का समय आदमी, हर घर को रोटी, हर किसान को अपना एमएसपी मिलने जा रहा है। सब चीज का एक टाइम होता है, सिस्टम से चीजें बढ़ती हैं। अब विपक्ष को तो सब चीजें तुरंत चाहिए, खुद तो कभी कुछ करा नहीं। और अगले 5 सालों में मोदी जी ने गारंटी दी है, वो एमएसपी और रोजगार, और जो ये समाज जो है एकजुट होकर रहेगा, हर तबका, हिंदू मुस्लिम भाई जो एक इकट्ठे होकर रहेंगे, ये अगले 5 साल में मोदी जी करने जा रहे हैं। तो इसी नारे के साथ अब की बार रिटर्न में बीजेपी सरकार आने वाली है, आपका दावा? अब की बार 400 पार ये नारा सफल होकर रहेगा। अब तक जो वो नारे दिए हैं मोदी जी ने, वो सफल हुए हैं। मोदी जी के गारंटी के साथ ये नारा भी सफल होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि किसान की बात आई, किसानों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है जो पहले मिला करता था कांग्रेस सरकार में। जी, ये समाजवादी पार्टी ने कभी भी किसानों के हित में कोई वर्क नहीं किया, ना कांग्रेस सरकार ने किया। आज ये किसानों को ये जो जा रहे हैं, तो ये इन्हीं लोगों की तो देन है। भाजपा ने बहुत कुछ किसानों को दिया है। देखिए, आज किसान क्रेडिट कार्ड, माननीय राजनाथ जी जब केंद्र में कृषि मंत्री थे, उनकी योजना आज जाते हैं 4% के ब्याज पे पैसे ले आते हैं और अपने घर का खर्चा चलाते हैं और खेती का खर्चा चलाते हैं। केवल इन लोगों की जुमलेबाजी है, इन लोगों को हल्ला करना है। ऐसे इन्होंने राम मंदिर पे लिया, राम मंदिर पे गोली चलवाई। इन्होंने इस तरह के हमेशा कार्य किए हैं समाजवादी पार्टी ने। कभी इन्होंने देश हित में, जनहित में कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया, कभी जनहित में कोई कार्य नहीं किया, कभी कोई बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया। आज बीजेपी उन चीजों पे सब पे गारंटी दे रही है। बीजेपी रोजगार भी दे रही है, देश के हित में कार्य भी कर रही है, और देश का चारों तरफ से हर तबके का उत्थान कर रही है। और विश्व के अंदर विदेश नीति पे इतना अटूट विश्वास लोगों का छा चुका है। देखो, विदेशों में जाइए आप, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी हालते हैं। कभी ये कहते हैं कि मोदी की सरकार, अरे जिसकी सरकार आ जाती है, जिसके नाम से होती है, पहले अखिलेश की सरकार थी तो अखिलेश सरकार कहते थे, मनमोहन की सरकार थी तो मनमोहन की सरकार कहते थे, आज मोदी जी की सरकार है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो हमारे एक इंजन है, वो हमारे देश को चला रहे हैं, हम उसके सब पहिए हैं, हम दौड़ लगा रहे हैं, उनके साथ एक से एक मिलकर चले हुए हैं आगे। तो मोदी जी हर चीज की गारंटी दे रहे हैं, देश को एक सूत्र में पिरो रहे हैं। और हर ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, कब नहीं होते थे। पुलिस भी एक्शन लेगी, हर चीज लेगी। महिलाओं के साथ तो वो भी हुआ है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, उत्तर प्रदेश में एक लड़की पेपर देने जा रही, साइकिल पे दुपट्टा खींच लिया और जाके योगी जी को तुरंत पता लगा तो योगी जी ने कहा कि अगले चौराहे पे यमदूत तैयार मिलेंगे। तो उन लोगों का वही हाल हुआ। बीजेपी में बेटी सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है। आपके पास आऊंगा कांग्रेस
कांग्रेस नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। जीवन जी, क्या कहना चाहोगे? अब बताओ, कहाँ वजूद रह गया गठबंधन का? बेटी सुरक्षित है, किसानों को पूरा वो दिया जा रहा है, उन्हें मान सम्मान दिया जा रहा है, तो कैसे नहीं आएगी बीजेपी? देखिए, मैं भाई साहब की बात सुन रहा था अभी। आप प्रधानमंत्री जी के बारे में साहब कह रहे थे, और मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया नारा दिया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं इस देश के, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है भाई साहब। आप इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, और मोदी जी के अगर चलिए हम मानते कि अब वो जबान से फिसल गई, निकल गया, क्या मोदी जी ने उसके लिए देश की जनता से माफी मांगी? क्या महिलाओं से माफी मांगी? बिल्कुल नहीं मांगी। रही बात रोजगार की, शिक्षा की, आज शिक्षा का जो बजट है वो न्यूनतम स्तर पर है, रोजगार खत्म है बिल्कुल, और इस टाइम जनता त्रस्त है, बहुत परेशान है। मैं बेसिकली उत्तराखंड से आता हूँ, और उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी मर्डर केस, बलात्कार कांड डबल इंजन की सरकार में चल रहा है। पिछले 2 साल से उसके माता पिता कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन न्याय की कोई उम्मीद अभी तक उनको मिली नहीं है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इस देश की जनता और इस पूरे समाज को जो तहस नहस बीजेपी ने किया है, वो किसी पार्टी ने किया ही नहीं। फिर भी क्यों बना रही है जनता उनको, बीजेपी को, पार्टी को? अब की बार उसका भी आपको यहाँ पर दिखने को, आपको सब कुछ दिखेगा। अगर अब की बार सपोज करो, अब की बार रही बीजेपी सत्ता में, फिर से आ गई, तो फिर क्या होगा? फिर कौन से गठबंधन बनाओगे? फिर संविधान नहीं रहेगा जी, संविधान खत्म हो जाएगा, बीजेपी आगे दोबारा। ये जो कह रहे हैं, ये संविधान के बारे में जो बात कर रहे हैं, इन पर कुछ बचा ही नहीं है, इन पर नेता ही नहीं है कोई। संविधान बचाने वाली बात कर रहे हैं। संविधान बचाया तो भाजपा ने बचाया है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बचाया है। अब तक कितने नेता यहाँ आए, कांग्रेस के नेता पर कितने इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, और गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, ये ठगबंधन। तो हालांकि रविंदर अत्री जी भी हमारे साथ मौजूद है, हालांकि जेवर से, और जेवर में एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जेवर एयरपोर्ट, उस पर भी बात करेंगे। हालांकि किसानों से ही चलती है राजनीति। क्या कहना चाहोगे रविंद्र जी? अब दोनों पार्टी आपके सामने खड़ी हुई है, क्या कहना चाहोगे? क्या वाकई में किसान भी चाहता है कि बीजेपी आए जब ही देश बच पाएगा, या गठबंधन आएगा? देखो, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। ये सभी को पता है कि कांग्रेस ने पिछले 65 वर्ष में क्या किया, राज्य सरकार में बहन मायावती ने क्या किया, और मुलायम सिंह जी ने क्या किया, ये जग जाहिर है। लेकिन जो प्रोजेक्ट आया है, इस प्रोजेक्ट में किसानों की जो स्थिति है वो दयनीय है। मैं सरकार को केवल और केवल ये पूछना चाहता हूँ कि जब सरकार ने 2013 में एक पॉलिसी लागू करा दी, तो वो यहाँ क्यों नहीं लागू नहीं हो रही? उसमें दिया है कि किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया जाए। सरकार ने अपने निजी फायदे के लिए रातों रात इस क्षेत्र में जो है अथॉरिटी को दे दिया कि भाई ये गांव जो है क्यों, उन्हीं गांव की जमीनें जानी है। तो अगर सरकार ने अथॉरिटी को दे दिया, तो हमें ये बताइए कि हमारे यहाँ पे जो ग्राम पंचायतें खत्म करी, क्या उससे पहले सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी करी कि भाई मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे घुमा मत, मुद्दे पे बात करो। हाँ, मुद्दे पे थोड़ा सा बात करो, थोड़ा समय का भी अभाव। मुद्दे पे आ रहा हूँ। ये सरकार किसानों के बिल्कुल विरोध में है, किसानों के लिए कोई फायदा नहीं दे रही है। किसान को आज भी वही हाल है जो कांग्रेस के टाइम में था। सत्ता में बदलाव आता है तो क्या किसानों के हित में देश में काम किया जाएगा, बात की जाएगी? सत्ता में बदलाव के बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी जो है ना विपक्ष के पास में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। तो बदलाव के लिए क्या है कि जब तक जो है चयन किया जाता है, कहाँ होगा चयन, कि जब तक जो है अखाड़े में जो है ना 2 पहलवान आमने सामने ना हो। आम आदमी पार्टी से भी बात करेंगे। अभी तो कैंडिडेट भी फाइनल नहीं है, क्या कहना चाहोगे? कैंडिडेट को क्या, कौन सा बड़ा चेहरा है आपकी पार्टी में जो कि एक दाव दे सकता है बीजेपी सरकार? अभी हमारी पार्टी का जो इस तरह से चल रहा है, तो ये अब की बार गठबंधन में जो है, यहाँ से अगर हमारा गठबंधन में होती है हमारी पार्टी से, तो पंकज अवाना जी हैं जो पूरे बहुत ही अच्छे नेता हैं, और वो जो है पूरी टक्कर देंगे। और मुझे नगर की बात कर रहे हो? जी हाँ। अच्छा, मैं बात करूं, देश की बात करूं, तो मैं पीएम चेहरा को लेके बात। पीएम चेहरा के बारे में तो अभी कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन पीएम चेहरा का जो है अभी डिसाइड ये हो जाएगा कि अभी गठबंधन में और भी गठबंधन जुड़ने वाले हैं,
जहां पर ये 400 प्लस की कहते हैं, 400 प्लस क्या इन्होंने पहले ही फिक्स कर लिए हैं? जो 400 प्लस के दावे करते हैं इनके सभी झूठे दावे हैं, कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। जहां पर हमारे साथ बहन मायावती भी साथ में आएंगी तो मैं कहता हूं पूरा ही देश में पूरा परिवर्तन हो जाएगा और हम कहते हैं कि 400 प्लस वो इंडिया गठबंधन की होंगी। बिल्कुल सचिन जी। हाँ, देखिए, सबसे प्रथम तो मैं आए हुए मेहमानों का स्वागत करता हूं जो किसी भी पार्टी से यहाँ आए हुए हैं। और देखिए, जहां तक किसानों का मुद्दा है, देश में कोई भी सरकार रही है, जब वो सरकार में होती है तो किसान के विरोध में होती है, और जब वो विपक्ष में बैठी होती है तो किसान का साथ देती है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ 2016 का। जिस समय यहाँ यूपी के अंदर सरकार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो किसानों के उसका गन्ने का जो का 3500 करोड़ रुपए बकाया था किसानों का, जो कुछ टोयोटा कंपनी को दे दिया था ब्याज पे। हमने वहाँ टिकैत जी के नेतृत्व में और नोएडा में जाके टोयोटा कंपनी ताले लगाए थे हमने, तब 8 दिन जाके हमने धरना दिया था, तब कहीं जाकर उसमें से 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया था। आज की बात करें हम तो आज किसानों का पेमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और सर्वप्रथम योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कल एक ऐसी योजना लागू की है किसानों के लिए कि जो फसल की सिंचाई के लिए नलकूप के लिए फ्री की जो सुविधा उन्होंने दी है, जो 10 तारीख से लागू होने जा रही है, कल उन्होंने उसका उद्घाटन किया है और इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं कि सरकार किसानों की तरफ नहीं सोच रही है, क्योंकि किसान की स्थिति आज भी वही है जो आज से 50 साल पहले स्थिति है। कांग्रेस ने भी वो स्थिति करके रखी, समाजवादी पार्टी ने वो स्थिति करके रखी, और ये स्थिति इनकी सरकार में भी हो रही है। कुछ चीजें ठीक हो रही है, मान रहे हैं हम। रोजगार की बात करें, देखिए, जहां तक रोजगार की बात है, जब आप पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। मैं अपने यहाँ से मैं अपना आपको डेमो देता हूँ। मेरे परिवार में मेरे 10 भाई बहन है, 4 बीटेक हैं, MBBS भी है, MCH भी है, तुम्हारे MD भी है। सबकी जो सैलरी है, सबका पैकेज अच्छा पैकेज चल रहा है। एक मेरी बहन है, बड़ी छोटी बहन है, मतलब दोनों, एक का पैकेज 27.5 लाख रुपए का पैकेज है, बीटेक किया हुआ उसने। एक का पैकेज 20 लाख रुपए का पैकेज है, एक का 14 लाख का पैकेज है। जब आप कुछ करेंगे पढ़ेंगे तभी तो रोजगार मिलेगा। रोजगार की कहीं भी कमी नहीं है। रोजगार का मतलब खाली सरकारी नौकरी नहीं होता है। रोजगार का मतलब होता है आप अपना रोजगार कर रहे हैं, सरकार आपको प्रधानमंत्री योजना के तहत 5 लाख रुपए का आपको लोन दे रही है बिना किसी गारंटी के। आप छोटा मोटा व्यवसाय भी आप अपने यहाँ शुरू कर सकते हैं। हमारे कांग्रेस भाई कह रहे थे कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, उस समय लोकतंत्र कहाँ गया था जब सिखों को जिंदा जलाया गया था? उस समय कहाँ गया था? 4.5 लाख पंडितों को कश्मीर के अंदर से भगा दिया गया था, और ये माइक पहना हुआ था कि अपनी जवान बहन बेटियों को छोड़ जाइए आप। कांग्रेस का उस समय लोकतंत्र कहाँ गया था जब इमरजेंसी देश के अंदर लगाई थी, जेलों में ठूस दिए थे, सारे पत्कार ठूस दिए थे। मणिपुर में क्या हो रहा है भाई साहब? मणिपुर में क्या हो रहा है भाई साहब, बताएं जरा। मणिपुर में क्या हो रहा है? हाथरस में क्या हुआ? संदेश खाली में क्या हो रहा है? संदेश खाली में आप जवाब क्यों नहीं देते हो? संदेश खाली में मणिपुर में कार्रवाई हो रही है। एक दिन मोदी जी क्यों नहीं गए मणिपुर? एक भी दिन मोदी जी क्यों नहीं गए, ये बताइए। मणिपुर के विषय पर महिलाओं के, देखिए, मैं बहुत सारी बातें भैया की भी सुनना था और लोगों की भी सुनना था। ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया, 72,000 करोड़ का कर्जा माफ कांग्रेस ने किया। आज बताइए कौन सा कर्जा माफ हो रहा है? कर्जा माफ हो रहा है अंबानी अडानी एलायंस है, हमारा परिवार है, हमारा परिवार है। और तीसरी बात, इंडिया गठबंधन है, इनकी ये बातें तो भैया हमारा एक परिवार है, एनडीए आपका है, इंडिया हमारा है। और बातें आपको बता दूं, ये कर्जे माफी की इन्होंने कौन से किसान का कर्जा माफ किया है? जवाब दे देना। अंबानी अडानी का इन्होंने नहीं किया क्या? भाग गए मोदी जी, उनके बारे में बता दें। कार उसी से चल रही है, अंबानी अडानी से चल रही है जी। आज बस बिजनेसमैनों की सरकार बन चुकी है, किसानों के तुम्हें कोई काम नहीं हुआ। और ये कह रहे थे 4 गुना मुआवजा मिलना शुरू हुआ, किस पार्टी ने लागू करा कानून बताएं? क्या जमीन अधिग्रहण बिल जो पास हुआ था कांग्रेस टाइम में नहीं हुआ क्या? बीजेपी ने कराया क्या? बताइए। जिस समय कांग्रेस सरकार थी, जब ओलावृष्टि हुआ करती थी तो 150 रुपए का मुआवजा मिलता था। और जब मोदी 2014 में प्रधानमंत्री पद पर बने, उसके बाद में 9,000 रुपए किले के हिसाब से ओलावृष्टि का पैसा मिला है यहाँ। और जब 2014 के बाद में ओलावृष्टि यहाँ हुई तो 900 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने यहाँ भेजा था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने अपने इलाके में सारा पैसा बांट दिया। हमारे जेवर क्षेत्र को एक पैसा नहीं भेजा गया यहाँ पे। और जहां तक ये बलात्कार की बात कर रहे थे, इनके मुखिया जो आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने माइक से कहा था कि लड़कियां गलतियां हो जाती हैं, और आज ये हमारे सामने यहाँ सफाई देने पे आए हुए हैं कि हमें बलात्कार हो रहे हैं। मैं कहना आज की डेट में कोई भी क्राइम करने से पहले डरेगा, घबराएगा। क्राइम बहुत कंट्रोल हुआ है, बहुत ज्यादा। छाती से ये पूछना चाहते हैं
कि जो मणिपुर में हो रहा है उस पर क्या 56 इंच की छाती 6 इंच की हो जाती है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। 56 इंच की छाती की बात कर रहे हैं, ये अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हम क्या करवा रहे हैं। ये किसानों पर ये आंदोलन ये करा रहे हैं, ये जा जाके टोपी लगा के वहां जाके बैठ जाते हैं, किसानों को भड़काने का। ये किसान जो आंदोलन है ये विपक्ष करा रहा है, विपक्ष करा रहा है, ये ठगबंधन करा रहा है, ये ठगबंधन की मुद्दा है। किसान संगठन कोई भी किसान संगठन ना, सभी किसान संगठन अराजनीतिक हैं। हमारा किसी भी पार्टी के साथ में कोई कैसा भी वो नहीं है, ना ही हम किसी पार्टी के बहकावे में आते हैं। हमारा अपना मुद्दा होता है केवल और केवल किसान। और जो भी सरकार आती है, चाहे वो कांग्रेस रही, चाहे वो सपा रही या बसपा रही, किसान के कंधे पे आती है और किसान के उस पर जीत के फिर किसान को ठेंगा दिखाती है। कोई भी सरकार जो है किसान के आंसू पहुंचने नहीं आती। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं पहले देश टूट गया था, उसे जोड़ने का काम किया था, भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अब न्याय नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर लगातार यात्रा कर रहे हैं। भारत क्या जोड़ेंगे राहुल जी? राहुल जी तो अपनी पार्टी को अपनी वोट भी नहीं दे सकते, ऐसा लग रहा है। भारत किसने तोड़ा था? हाँ। बांग्लादेश का बंटवारा किसने किया? बांग्लादेश का और ये क्या नाम है, ये पाकिस्तान का किसने किया? और ये म्यांमार का किसने किया? ये का न्याय नहीं मिल रहा है देश में, जब भी तो न्याय यात्रा निकाल रहे हो। इन्हें नहीं मिल रहा है कि जनता को न्याय मिल रहा है? जनता को न्याय मिल रहा है ना। बंटवारा तो इन्होंने किया, भारत को विखंडित तो इन्होंने किया है, कांग्रेस ने तोड़ा है। ये जोड़ेंगे क्या? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इन्होंने खिलवाया, क्या करे? हाँ। अभी मैं भैया को सुनना था, ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को अलग कर दिया, तो आप उस कांग्रेस की बातें कर रहे हैं, उसने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया। क्या बात करते हैं आप कह रहे हैं बांग्लादेश को अलग कर दिया, बांग्लादेश को अलग कर दिया। वो इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ। क्या बात करते हैं आप? ये कांग्रेस की ही देन थी जो पाकिस्तान का एक टुकड़ा कर दिया बांग्लादेश। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो कश्मीर का वो सुस्ता को लेकर दिखाएं कि जो है इनके इतने हिम्मत नहीं है कि जो एक टुकड़ा और पाकिस्तान का एक टुकड़ा और कर दें। अखिलेश यादव भी इस गठबंधन में सम्मिलित हो गए हैं, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे दो भाइयों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल चलेंगे और बहुत मजबूती के साथ चलेंगे। दूसरी बात कि शायद वो लाल आंखें जो शायद मुझे लगता है उसमें मोतियाबिंद हो गया है, अब वो चाइना को दिखती नहीं है। डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, आज देश बच पा रहा है। इंजन में अब कोयला भी नहीं बचा, डीजल भी नहीं बचा, बिजली भी नहीं बची। कहना चाहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है अपने देश के कहाँ पहले डंका बजा रहा करता था विदेशों में, और आज डंका बज रहा है मोदी जी की। मेरे ख्याल में 10 या 20 लोग खड़े हैं यहाँ पर बीजेपी के। अगर विदेश के अखबार, किसी भी अखबार में, एक अखबार में भी अगर एक हेडलाइन दिखा दे मोदी जी की, तो हम मान जाए कि आप सच बोल रहे हैं। वो सिर्फ जो बीजेपी का जो अपना गोदी मीडिया है वहां पर खूब जयजयकार हो रही है, हम सब मानते हैं। अच्छा, एक बात और मैं भी कहना चाहूंगा। भैया हमारे कह रहे थे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार मिलता है। अरे भैया, जो वहाँ यूपी पुलिस का अभी एग्जाम हुआ था, पेपर लीक क्यों करा दिया? उनकी क्या गलती थी? उन्होंने आत्महत्या काफी बच्चों ने कर दी, उनके बारे में कुछ बताए क्यों पेपर लीक हुआ? अभी मेरे सुनने में आया था 12th क्लास का एग्जाम भी लीक हो गया। ये बिना सरकार के लोगों के क्या लीक हो सकता है क्या? या वहां भी विपक्ष चला गया और पर्चा निकाला और लीक कर दिया? वो लोग एजुकेशन पे और उसमें शुद्धता की बात करते हैं, जिन्होंने एजुकेशन को ही ध्वस्त करके रख दिया था। जो एजुकेशन नाम की चीज ही देश में नहीं बची थी, वो आज एजुकेशन के लिए बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं। जिनके मुखिया ने हर स्कूल में, हर इंटर कॉलेज में, 10वीं में, 12वीं बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा नकल चला करती थी और कहते थे नकल के सारे बच्चे पास होंगे, लग जाएंगे, तो क्या दिक्कत है उससे। आज वो बात करते हैं स्वच्छता के, एजुकेशन के ऊपर। आज एजुकेशन हमारी जहाँ है वहां तक ये सोच भी नहीं सकते। कारण इनकी कमी नहीं है, क्योंकि इनकी मुखिया ऊपर से ही सोच इतनी संकीर्ण है, तो इनकी सोच क्यों नहीं होगी? पेपर लीक को लेके आरोप है इनके। देखिए, अगर लीक हुआ है तो उसकी जांच होगी, लगातार हो रहा है कह रहे हैं। अगर उसमें जांच होगी और जो दंडित मतलब दोषी होंगे उनको दंडित किया जाएगा, और करते हैं। इनके यहाँ पे दंडित मतलब दोषी सिद्ध होते ही नहीं थे, दंडित तो तब किए जाते। बात करते हैं जैसे ये इन्होंने की कि महिला सुरक्षित नहीं है, इन्हीं के मुखिया कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती है। पुलिस प्रशासन की अगर व्यवस्था नहीं है तो ये जो अभी बताया भैया हमारे जैन साहब ने कि आप रात के 2 बजे निकल जाइए, आप बिल्कुल सुरक्षित घर पहुंचेंगे, तो किसके सहारे हो रहा है वो? लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्वक धरना दे रहे किसानों के ऊपर एक सांसद के बेटे के द्वारा गाड़ी चलाई गई थी, तब संविधान कहा गया था। वो बीजेपी सरकार थी ना, उसमें संविधान की ध्वजा ऐसे उड़ाई गई, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
और मैं कहता हूँ अभी महोदय जी कह रहे थे कि किसान को 4% पे ब्याज पे पैसा मिलता है। अरे भैया हम ब्याज पे पैसा नहीं लेना जानते, हमें नहीं चाहिए ब्याज पे पैसा, हमें हमारी फसल का उचित मूल्य दे दीजिए। क्या आप 1967 के बाद का मैन्युफैक्चर निकालिए, 67 रुपए क्विंटल गेहूं था। एक मास्टर की सैलरी 70 रुपए थी। एक मास्टर एक महीने की तनख्वाह में 1 कुंटल गेहूं नहीं खरीदता था। ये चोर मौसेरे भाई सत्ता में बैठ जाते हैं, ये कभी बात क्यों नहीं करते? आरक्षण पे बात क्यों नहीं करते? अपनी पेंशन त्यागने पे बात क्यों नहीं करते? कैंटीन में 10 रुपए में खाना खाते हैं, उसको क्यों नहीं बंद कराते? कौन सा सांसद विधायक वो कैंटीन त्यागेगा? कौन सा है? महेश शर्मा जी तीसरी बार जीतने जाएंगे, मैं इनकी बात मान रहा हूँ। ये कह रहे तीसरी बार जीत रहे हैं, उनको 2 बार की पिछली पेंशन खत्म हो गई क्या? कहाँ से आता है पैसा? क्या देश के हम जैसे नौजवानों के, एक जो मध्यम परिवार है, कोई भी है, टैक्स से पैसा नहीं जाता क्या वो? पर बीजेपी के पास ऐसा कौन सा मंत्र है जो वोट पड़ने से पहले वोट उसमें दूसरा डालेगा, बता ये देते हैं कि इतनी सीट आएंगी। और ऐसा कौन सा बीजेपी के पास सैनिटाइजर है कि उसमें सपा के, बसपा के, कांग्रेस के कोई भी कैंडिडेट घुस जाते हैं तो उस पर जांच नहीं होती, और अन्यथा और किसी के पास ईडी सीडी लगा दी जाती है। निशाना दिया बीजेपी सरकार को। ईवीएम की बात आई कि घोटाले से ही जीतती है। ईवीएम की हमारी मशीन गाड़ी चल रही है, कोई भी आदमी सिद्ध कर दे, जांच करे उसमें। ये जो विपक्ष कह रहा है बैलेट पेपर से कराओ ना, अगर जीतनी है। रही बात कैंटीन की, ये कह रहे हैं अब जो आदमी जितने में खाना खाएगा उतना पेमेंट देगा। लोकसभा में सब मोदी जी ने खत्म कर दिया। ईवीएम की खत्म हो जाएगा। ईवीएम देखिए ईवीएम से चुनाव होगा, पर तो ईवीएम में बेईमानी थोड़ी ही है। बता रहे हैं ना, विपक्ष लगातार कह रहा है जब उनके साथ जनता नहीं है तो ईवीएम पे तो दोष लगाना ही है। अब आपके 2 प्रदेश क्लियर है। तेलंगाना में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, वहाँ ईवीएम कहाँ चली गई? आपके हिमाचल प्रदेश में हुआ, वहाँ ईवीएम कहाँ चली गई? पंजाब में वहाँ आम आदमी की पार्टी सरकार आई, कहाँ चली गई बताइए? महिला सम्मान की जहाँ तक बात, देखिए महिला सम्मान की जहाँ तक बात है, आज सिपाही से लेके और पायलट तक महिलाओं का आरक्षण है। विधानसभा, लोकसभा सब में महिलाओं का पूरा आरक्षण है, पूरा सम्मान है। और आप देखिए राशन कार्ड है तो महिला के नाम से, जो भी लाभ है महिला के नाम से। जो महिला घर से पहले नहीं निकलती थी, जो केवल घर तक रहती थी, बीजेपी सरकार में मतलब सुरक्षित है, पूरे सभी विभागों में जा रही है। चाहे कोई सरकारी विभाग है, चाहे कोई प्राइवेट विभाग है। गठबंधन अगर जाता है, हारता है, तो इनका कहना है कि सिर्फ विपक्ष का आरोप एक ईवीएम पर ही रह जाएगा। एक मिनट क्यों हारेगा? क्या आपने पहले निर्णय कर दिया कि गठबंधन हारेगा? वो विश्वास दिला रहे हैं ना अब की बार बीजेपी सरकार। इनका विश्वास तो ये भी था 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, स्विच बैंक में जिन लोगों का पैसा पड़ा हुआ है उनके नाम उजागर होंगे। तो इनके जब वो विश्वास कामयाब नहीं हुए तो इस विश्वास पे क्या बात करते हैं लोग? सत्ता इंडिया गठबंधन की आने वाली है, प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का होने जा रहा है। अभी लालू यादव ने एक बयान दिया था, हालांकि बिहार जनसभा से बयान दिया था कि मोदी के परिवार को लेकर टिप्पणी की थी। मोदी के परिवार को लेकर जैसे ही टिप्पणी होती है, जैसे ही एक नया नारा आ जाता है, मैं हूं मोदी परिवार, उसको लेके क्या कहना चाहोगे? देखिए, एक बड़ा झटका दिया है हालांकि विपक्ष को। मोदी परिवार तो फिर वो जसोदा बहन बताएंगी बहुत बेहतरीन तरीके से कि कितना शानदार परिवार है। आज तक न्याय नहीं मिला है उनको। जो व्यक्ति यूं कहता है कि महिलाओं को सम्मान दें, अपनी खुद की वाइफ को जो सम्मान ना दे पाया हो, अपने साथ ना रख पाया हो, और जिस राम राज्य की वो बात करते हैं, जिस राम राज्य को उठाना चाहते हैं, क्या प्रधानमंत्री उस राम राज्य पे खड़े उतरते हैं? कह रहे हैं ना मेरा पूरा देश ही परिवार है, तो मुझे जरूरत क्या अपने परिवार की? वो तो कह रहे हैं ना, विपक्ष कह रहा है। देखिए, तो परिवार ऐसा होता है क्या कि अपने परिवार के लोगों के लिए लड़ ना सके? आज जेवर एयरपोर्ट की हम बात करें, हम दूर ना जाए, क्या किसानों के साथ ठगी नहीं हुई? क्या किसानों को प्रताड़ित नहीं किया गया? और मैं अथॉरिटी की बात करता हूँ, अथॉरिटी पे जब पूछा गया तो वहाँ पूछा गया कि भाई इतना पैसा कहाँ गया, क्योंकि अथॉरिटी वालों ने दिखा रखा था किसानों ने कोरोना के समय में 62 लाख की चाय पी ली। 62 लाख की चाय कोरोना के समय में कोई मजाक चल रहा है क्या? ये लोग डकार गए उसको। मैं तो कहूंगा कि सपने साकार हों, लेकिन सपने ऐसे तो देखे जो साकार हो। अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो एक जेवर में एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट है। कह रहे हैं कि किसान परेशान है, किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर, और सरकार कहती है कि किसानों के हित में बात की जाती है। अच्छा, धरना प्रदर्शन और किसान नहीं करेंगे,
तो उनकी मांग को कैसे मतलब गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगी? गवर्नमेंट पूरा भी करेगी, उनकी सुनवाई भी होगी, गवर्नमेंट सुनवाई करती भी है। जैसे हमारे 3 कानून बनाए गए थे, हमारे किसान उनसे संतुष्ट नहीं थे, गवर्नमेंट ने उसको वापस लिया। तो किसानों की सुनती कैसे नहीं गवर्नमेंट, आप ये बताइए? सुनती है। अगर कोई बात जायज है और आप वो उससे कुछ कष्ट हो रहा है किसान को, तो गवर्नमेंट हमारी सबसे पहले सुनती है। और रही बात हमारी पार्टी की, सुनिए, अब आप कहीं भी देश में चले जाइए, आप ऐसे रोड पे जाते हैं जैसे आप कहीं बहुत विकसित देश में आप घूम रहे हो। इससे पहले भी आपने देश की हालत देखी थी, 70 साल तक कांग्रेस गवर्नमेंट रही। कह रहे हैं तमाम सरकार ने रोड बना दिए, तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। मुझे तो बड़ी कहने में अफसोस हो रहा है कि सरकार ने रोड तो बना दिए, लेकिन भाई किसी भी सरकारी योजना में अगर हम उसका लाभ लेते हैं तो रुपया नहीं देना पड़ता। उस रोड पर जाने का हमें टैक्स क्यों देना पड़ता है? अब उसको सरकारी कहें या उसको प्राइवेट कहें, आप ही बताओ पहले। अभी एक महोदय जी कह रहे थे कि मोदी जी का पूरा देश अपना परिवार है। भाई अपने परिवार से मिलने के लिए अगर कोई आता है ना, तो उसके लिए सड़क में कील नहीं गाड़ी जाती, उसके लिए सड़क में दीवार नहीं लगाई जाती, उसके लिए सड़क में मिट्टी के भर के कंटेनर रोड पे खड़े नहीं की जाते। एक और, अखिलेश यादव की सरकार में राशन कार्ड बने थे, राशन कार्ड में उन्होंने अपना फोटो लगाया था। मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसान की यूनियन से किसान के पक्ष में बोल रहा हूँ। अखिलेश सरकार के जो अखिलेश जी के फोटो लगे थे राशन कार्ड में, सबसे बड़ा विरोध करने वाली बीजेपी पार्टी थी। आज ये शपथ दिला रहे हैं जगह जगह जाकर के, उसमें जो जगह जगह पोस्टर बना रहे हैं योगी जी मोदी जी के, भाई उनका पैसा कहाँ से आ रहा है? उस समय तो इन्होंने अखिलेश जी से सवाल पूछा था कि ये फोटो लगाने का पैसा कहाँ से आया। आज योगी जी मोदी जी के पोस्टर जो लगा रहे हैं, और मेरे पास वीडियो है, ये क्या कर रहे हैं? सरकारी कर्मचारी सारे उसमें लग रहे हैं चुनाव जिताने में। मेरी वीडियो देखिए आप, शपथ दिला रहे हैं जा के जनता को। ये तो अपनी मेहनत करेंगे ना, भोली भाली जनता को पागल बना रहे हैं। राशन कार्ड की अगर बात करें तो इनका ये भी कहना है, हालांकि लगातार मुहिम चलाई जा रही है, राशन भी दिया जा रहा है गरीब लोगों को। ये कह रहे हैं गरीबी हटा दी भारतीय जनता पार्टी कह रही है। हम कह रहे हैं गरीबी मत हटाओ, सबसे पहले आरक्षण हटाओ देश का। आरक्षण पे क्यों नहीं बात करते? ये 72% जनता गरीब बताते हैं, 75% गरीब बताते हैं, क्यों नाच दे रहे हो ना? उसको रोजगार दीजिएगा, कोई फ्री की भीख लेना नहीं जानता। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन क्या किसानों के आंसू उन्हें नजर नहीं आते? कोई भी घर का मुखिया जो सर्वे सर्वा होता है हमारे यहाँ आज जो है इतना ज्यादा वो है कि हर किसान परेशान है। क्या सरकार को पता नहीं किसान दिल्ली क्यों भागता है? जब उसकी यहाँ नहीं सुनी जाती तब। किसानों के बच्चों के लिए कोई शिक्षा का कैसा भी वो नहीं है, स्वास्थ्य का कोई कैसा भी वो नहीं है। आपने जब एक बार हमारी जमीन, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और यहाँ आकर किसानों की बातों को सुने। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी किसानों की बातों को सुने, क्योंकि सरकार को वापस लाना या सरकार को पलटना ये किसानों के हाथ में है। किसान 72% जो है देश की आबादी किसानों की है। किसान परेशान है, फिर ऊपर से उसका MSP नहीं मिल रहा है, तो किसान कहाँ जाए? किसान जो है MSP अब कहाँ मिल, अरे अब तक क्यों नहीं हुआ? अभी मेरे भाई ने कहा कि भाई मोदी जी कर रहे हैं, 10 साल से क्यों नहीं हुआ? ये परेशानी कोई आज की परेशानी नहीं है, ये परेशानी तो मैं तो इस बात को, मेरे से पहले और भी किसान नेताओं ने ये समस्याएं उठाई है कि जो किसान की परेशानी है वो समय समय पे किसान के द्वारा अवगत कराई जाती है सरकार को, लेकिन सरकार ने कान में रुई लगा रखी है और वो किसान की बिल्कुल नहीं सुनती। किसान की सुनती कब है? जब इलेक्शन आता है। मैं माननीय जो है अपने MP महोदय को भी ये कहना चाहूंगा कि वो बहुत बढ़िया एक नेता हैं, साफ छवि के हैं, ये भी मैं कहना चाहूंगा। लेकिन वो ये बताएं कि मैंने कितने गाँव में कितनी बार उन्होंने भ्रमण किया है। देश टूट गया था या न्याय नहीं मिल रहा था देश को, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा ना तो भारत टूटा है, भारत एक अखंड भारत है, उसको तोड़ने की किसी में भी मैं और आप तो कोई शक्ति नहीं। मैं और आप कोई भी देश को तोड़ने, और न ही हमें इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। अगर देश टूटेगा तो मैं और आप सुरक्षित नहीं है, इसलिए भारत एक है, एक रहेगा, अखंड भारत है। जब तक हमारे यहाँ एयरपोर्ट नहीं आया था तो मेरी जमीन 2 लाख रुपए बीघे बिकती थी, आज 35 लाख रुपए बीघे बिक रही है। किसान के हित में काम नहीं किया जाता सरकार में? नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी किसान हित के लिए काम कर रही है और विश्व में हमारे जेवर की अलग पहचान बनाई है मोदी जी ने। जो मुखिया अच्छा होता है ना, उससे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती है। तो हमारे जो मुखिया हैं इस समय वो इतने अच्छे सिद्ध हो रहे हैं, तो उनसे अपेक्षाएं हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो 10 साल सरकार अटल जी की जाने के बाद कांग्रेस की रही, उन्होंने कोई ध्यान दिया और ना इन्होंने कोई ध्यान दिया है।
ये टोल टैक्स तो किसी भी सड़क पर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जनता की जेब से पैसा जो जाता है, हम पेट्रोल जो डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, उसमें आज की डेट में 4 रुपए 80 पैसे लीटर डीजल में और 3 रुपए 80 पैसे लीटर लगभग प्रति डीजल। आपको ये लगता है कि अगर देश बच सकता है तो बीजेपी सरकार बचा सकती है? देखिए, सीधा सीधा बात करो ना। देखिए सुनिए, पहली बात तो देखिए देश तो कहीं जाना नहीं है। देखिए दूसरी बात क्या है, सही को सही कहना चाहिए। भले भारतीय किसान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि 2 देशों का युद्ध चल रहा है और मोदी जी के फोन करने पर बात भी कह रहे हो आप, निशाना भी साध रहे हो विपक्ष के। देखिए सुनिए, घर में लड़ाई। आप तो पार्टी से हो, पार्टी से हो। बताओ पार्टी का जवाब दो। देखिए ये कह रहे हैं 2 देशों का युद्ध चल रहा है, कौन से काम बन गया? ये मीडिया ने ही तो दिखाया, ये मीडिया ही तो दिखा रही है। और अब मुझे तो खुशी है कि आज आप इतने गंदे समय में जहां लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, उस समय में आप विपक्ष की भी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और हमें ऐसे सच्चे पत्रकार की आवश्यकता है जो आज आप काम कर रहे हैं। नहीं, बाकी आप मीडिया को देखिए, आज तक को देखिए, शाम के समय आप जब भी न्यूज चैनलों को देखोगे उसमें मोदी मोदी मोदी। और सच्चाई पूछी जाए तो आज जनता के दिलों में ये है कि मोदी जी अब घर जाइए, अब आपका समय पूरा हो। कौन कहता है कि तमाम दल एक तरफ हैं? मोदी जी अकेले खड़े हुए हैं क्या? इन्होंने बिना बात किए हवा बनाई हुई है, मोदी जी अकेले हैं। बिहार में किसके साथ इनका गठबंधन है? बाकी अन्य राज्यों में देखिए, बीजेपी तो एक वॉशिंग मशीन बन गई है। और आज के समय में आधी से ज्यादा जो नेता है बीजेपी में सारे कांग्रेसी हैं। सिंधिया जी की बात करिए, कोई भी नेता हो, सारे कांग्रेसी हैं। उनपे मतलब इनको डर लग रहा है, इसलिए मतलब अपनी पार्टी में आमंत्रित कर रहे हैं। डर लग रहा है जब तो इधर ले लिए। नीतीश कुमार जी को ये गालियां देते थे, आज नीतीश कुमार जी उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए। शुभेंदु अधिकारी की बात है, अधिकारी जी पे ईडी के छापे थे, सारों चीजें थी, सीबीआई थी। आज इधर चले गए तो दूध के धुले हुए हो गए। अभी भैया जी कह रहे थे कि मेरी जमीन बहुत महंगी हो गई। पहले तो भैया जी से कहना चाहता हूँ, जहाँ पे इनकी जमीन गई है वहाँ 200 गज का एक प्लॉट खरीद लूँ इन पैसे में से, तब मैं मानूंगा भैया के उचित मूल्य मिला। दूसरी बात, हमारे नोएडा में एयरपोर्ट बड़ा बड़ी खुशी की बात है, लेकिन कहीं भी कॉलोनी काट रहे हैं या कोई किसान अपने खेत पर मकान बना रहा है, उनको तो तोड़ा जा रहा है अवैध बता के। और दिल्ली में इनका वाकया मैनिफेस्टो चिपका हुआ है, मैं खुद पढ़ के आया हूँ कि अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। क्यों वहाँ क्यों कर रहे भाई? क्योंकि वहाँ केजरीवाल बैठा है ना, वो सरकार वहाँ भी सरकार बनाने के चक्कर में वहाँ तो नियमित कर रहे हैं, यहाँ बने बनाए को तोड़ रहे हो। ये दोहरा क्या कर रहे हैं? ये पक्षपात कर रहे नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ इनकी सरकार है, यहाँ तो लोग दबे हुए हैं। उसका वहाँ दिल्ली पे कब्जा करने के लिए वहाँ नियमित कर रहे हैं। भाई वहाँ का सोने की जमीन पर मकान बने हुए हैं, यहाँ का दलदल है, यहाँ भी तो वही मिट्टी की जमीन है। जो आ रहे हैं ना पार्टी में, उनको इज्जत नहीं दी जाती है। एक बात बताइए आप भाई साहब, अगर इज्जत नहीं दी जा रही है तो वो क्यों आ रहे हैं? इज्जत मिल रही है, उनको यहाँ कुछ दिख रहा है तभी तो आ रहे हैं। रही बात हमारे पर सभी सपा के हमारे प्रवक्ता भाई है अभी कह रहे थे कि ये मोदी ये कुछ नहीं है, जनता इनसे उब चुकी है, इनको घर भेजने वाली है। इसका मतलब जनता के जो मताधिकार है उसको भी ये नकार रहे हैं। जो जनता वोट दे, कहाँ से वोट आ रही है फिर? वो अगर जनता ने उनको नकार दिया है तो वोट क्या मतलब अपने घर में बना बना के डाली जाती है क्या? ईवीएम का लगा रहे हैं ना, वो ईवीएम का नहीं। एक चीज, एक बात बताइए सुनिए, जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, वहां भी तो ईवीएम से हुआ। पंजाब में हुआ, वहां भी ईवीएम से हुआ ना। दिल्ली में हुआ, वहां ईवीएम से हुआ ना। वहां क्यों नहीं कहते ये ईवीएम गलत है? जहां मतलब ये बीजेपी जहां जीते वहां ईवीएम गलत। अगर चंडीगढ़ में अगर ऐसा ना होता तो फिर कैसे ये आ जाती है आम आदमी पार्टी? नहीं, मानो मैंने ये कहा है कि मानो वहाँ कुछ भी गलत हुआ, क्या हुआ मुझे पूरी जानकारी उसकी नहीं है। ऐसा कुछ भी अगर हुआ है तो, और अगर हुआ है तो गवर्नमेंट हमारी जो है वो जरूर वहाँ जांच करा के उसको जरूर दोषी को मतलब जरूर किया होगा। पता नहीं कौन से मुद्दे की ये बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। देखिए जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, वो चुनाव एक मेयर का चुनाव था, बहुत बड़ा चुनाव नहीं था, छोटा चुनाव था। बड़े चुनावों पे ये बड़े नेतृत्व ने गलती थोड़ी की है, ये तो छोटे लेवल में कोई हुई है तो चुनाव तो ईवीएम पे होता है। और जो नेता रहे वो ईवीएम से आ रहे हैं क्या? वो आज बीजेपी में जो नेता आ रहे हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई सांसद है, वो जो टूट कर ईवीएम से आ रहे हैं क्या? मोदी जी की अच्छाई को देखते विपक्ष कह रहा है एक बड़ा चेहरा, हालांकि राहुल गांधी युवा नेता है और तमाम युवा उनके चाहने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं भरोसा है अब की बार जनता उन्हें प्यार देने वाली है। देखिए युवा, देखिए हर आदमी का अपना अपनी सोच है, बाकी जनता की सोच दिखाई नहीं दे रही आपको? भाई कहीं कुछ है? भाई आप गौतम बुद्ध नगर पे ले लीजिए, आज विपक्ष में कोई आज तक ये तैयार नहीं होगा किसको चुनाव लड़ाएंगे। तो इन पे आज पीएम के लिए कोई चेहरा नहीं है, हमारा तो खुला है मोदी पीएम बनेंगे हमारे।
उनका सामने करने वाला कौन आ रहा है? अभी अभी बात आई थी उनकी के सब हम तो उनको ला रहे हैं मायावती जी को। भाई जब कुछ नहीं है तो अपनी गिल्ली फेंकते डोल रहे इधर से उधर, इनका अपना है थोड़ा ही डर है लग रहा है कहीं ना कहीं। अभी ये कह रहे भाई साहब, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि आप राहुल जी के बारे में क्या सोचते हैं। राहुल जी के बारे में पूरा देश क्या सोचता है, हर समय आपको यूट्यूब पे सब पे पड़ी हुई वीडियो देख लीजिए, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। राहुल जी के बारे में सोचते क्या है। और एक युवा ये नेता, मेरी समझ युवा की एज कितनी होती है, कब तक युवा होता है, कितनी एज तक युवा बोला जाता है। तो ऐसा है राहुल जी की जो स्थिति है। अब कहते सुनो, यही अभी कह रहे थे कि देश हमारा टूटा क्या है, और फिर कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। तो एक तरफ तो टूटा नहीं है और एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो मतलब किधर जाना चाहते हो भाई? कहीं एक तरफ तो जाइए कम से कम। ये कह रहे हैं कोई भी मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, अगर विपक्ष सीधा ईवीएम को लेकर निशाना साधता है। देखिए, इस बात का भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले आदरणीय चेयरमैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में कम से कम एक इंसान तो ऐसा है जो मान रहा है कि चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गलती हुई। तो इसलिए मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात करते हैं मुद्दों की। छोटा चुनाव था इसलिए हो गया होगा, तो ये भी तो कम से कम छोटे में इन्होंने गलती तो मानी। देश आज के समय में ये चाहता है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। जब लोग सड़कों पे जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी आंदोलन काफी बैलेट पेपर के लिए हुए, तो ये उसको लागू कर देना, इनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब जनता चाहती है, हम भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, इनको जब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगता है, जब इन्हें ये लगता है कि भैया मोदी जी का तो नाम बहुत है, मोदी जी तो हवा में जीत जाएंगे, तो बैलेट पेपर लागू कर ले। ये कह रहे हैं कि मोदी जी की जनता दीवानी है। आज अगर अर्थव्यवस्था अगर खत्म ना होती देश की, तो मोदी जी के दीवाने ना होते। कर्जा और ज्यादा बढ़ चुका है, चरम पर है, और डॉलर की कीमत आप सबको पता है रुपये के मुकाबले। और जहां तक रही बात मुद्दों की, तो जो कांग्रेस पार्टी की जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, क्या वो 10 साल में खत्म हुए हैं? नहीं हुए। और जो नेता जिनको आपने बताया था कि ये चोर हैं, वो आज आपके साथ है। मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि जो वॉशिंग मशीनें जो आपके पास है बहुत बहुत बड़ी बड़ी जेलों में लग रही हैं, कि वहां से भी जितने अपराधी हो वो साफ होते हो और बीजेपी में जाते हो। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया है भाई। लेकिन अब की बार जो कांग्रेस महागठबंधन जो बनने जा रहा है, ये इतनी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में उतरेगा कि बहुत जबरदस्त तरीके से। और यहाँ पर मैं एक मिर्जा गालिब का एक शेर आपको बोल देता हूँ कि हर एक बात पे कहते हो कि तुम क्या हो, तुम ही बता दो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ने के हम नहीं कायल, जब तक आंख से न टपके तो फिर लहू क्या है। अभी भाई साहब एक बात थोड़ी देर पहले कह रहे, भारत में अब तक शासन किसने किया? कांग्रेस ने। आज कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा ही नहीं है। हमारे पास अभी इन्होंने बोला कि 10 साल हो गई, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, अराजकता खत्म नहीं हुई। वो 10 साल पहले पैदा किसने करी थी? मतलब आपको लगता है विपक्ष ने, कांग्रेस सरकार ने पैदा किया? भाई आप ही कह रहे हो ना खत्म नहीं कर पाई गवर्नमेंट, तो वो बनाए किसने थे, पैदा किसने किए? बीजेपी सरकार खत्म कर रही है। मैं कह रहा हूँ पूरी खत्म कर चुकी है भाई साहब, और इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उनको खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स इन्होंने पैदा किया था ना उसको। सिलेंडर कहाँ 400 रुपए का दिया जाया करता था और आज 1400 रुपए का, 1200 रुपए का। देखिए इनके पास एक सिलेंडर या ईवीएम, इससे अलग कुछ मुद्दा है इनके पास? कुछ है क्या है? और कुछ है बोलने के लिए? लेकिन देश कहाँ जा रहा है, कितना विकास कर रहा है, कितना क्षेत्र, धारा 370 किसने पैदा की भाई साहब, किसने लगाई थी? वो ये कह रहे हैं कि अपने देश पे इतना कर्जा है कि क्या बताएं आपको। कर्जा जितना है उतना हमारा काफी कर्जा कम हो चुका है भाई साहब, और डे बाई डे कम हो रहा है खर्चा। कर्जा ये मचा रहे, कर्जा भारत पे कर्जा हो गया। क्या इतनी व्यवस्था इन्होंने अपनी 70 साल कांग्रेस की सरकार में इन्होंने क्या सेना के साथ क्या किया था? सेना पे लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, क्या था? परमाणु विस्फोट और ये जितनी भी सुविधाएं करी है वो सेना के लिए। अब दूसरे देश में जाके मार रहे हैं हम, पाकिस्तान जैसे कहाँ आ चुका है, कहाँ आ चुका है? चाइना के लोगों को ही मार के भगाया है। चाइना के आप क्या बात कर रहे हैं? और एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, ये कह रहे हैं मोदी जी का डंका बज रहा है। भैया मैं आपको बताऊं, देश के अंदर 4000 से ज्यादा विधानसभाएं हैं, और जिसमें कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास 1500 से 1600 सीटें होंगी। ये इनका डंका बज रहा है। जबकि कांग्रेस की जब सरकार थी, जब 2500 से 2600 विधायक कांग्रेस पार्टी के होते थे, तो इनका डंका नहीं बज रहा है, मीडिया बस दिखा रही है। तो मेरा आपसे फिर से आग्रह है कि आप जनता के बीच जाइए और जनता की जो आवाज है उसको दिखाइए।
बस जैसे ही जनरेशन बढ़ती जा रही है वैसे ही महंगाई बढ़ती जा रही है। कहाँ महंगाई हो गई? महंगाई नहीं, आपको नहीं दिख रही? आप अपना पक्ष कह रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ गाड़ी में पेट्रोल कितने का डलाते थे पहले? 10 लीटर पेट्रोल कितने का आता था, आज कितने का आ रहा है? मैं किसान की बात करता हूँ। कोई किसान बता दे बिना डीएपी बिना यूरिया के फसल उगाता हो, लेकिन ब्लैक में सब मिलता है। लगता नहीं है कि किसानों के हित में सरकार बात करती है? नहीं करती। किसान तो मिलने, किसान भी चाहेगा अब की बार सत्ता में चेंजिंग। किसान चाहेगा, बिल्कुल सत्ता में चेंजिंग चाहे। किसान तो अगर अपने मुखिया से मिलने जाता है तो उसके लिए कीलें गाड़ दी जाती हैं। किसान 13 महीने बॉर्डर पे बैठा है, लेकिन मिलने का तो ये कह रहे हैं कि किसान अगर मुद्दा नहीं उखाड़ेगा तो कैसे काम चलेगा, कैसे मांगे पूरी होंगी उसकी? अपने हक की लड़ाई तो हर कोई लड़ता है। वो तो बड़े बुजुर्ग की बुजुर्गों की कहावत है कि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती है। लेकिन बच्चा रो रहा है, किसान जा रहा है मिलने के लिए, अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है, उनको अपने पास तक नहीं आने देता। भाई ऐसा मुखिया किस काम का देश में? ये कह रहे हैं कि जहां मोदी जी पहुंच जाते वहां जन सैलाब उमड़ पड़ता है। मैंने तो ऐसी वीडियो भी देखी है कि मोदी जी की रैली में कुर्सियां खाली रह गई, सब किराए पे बुला के बिठाए जाते हैं। वहाँ 100 लोग अगर पार्टी के हैं तो वहाँ 900 लोग किराए पे ले जाके बिठाए जाते हैं। किराए पे बुलाए जाते हैं, जो भी रहते हैं किराए पे बुलाए जाते हैं। ऐसा है, सुनो, हमारी पार्टी सत्ता में कैसे आती जा रही है? वो भी किराए से आ रही है, वो कैसे आ रही है? अच्छा सुनिए, की बात कर रहे हैं। अब सुनिए, हमारे सागर भाई कह रहे थे अभी, अब आपकी प्रेस भी कह रहे हैं कि सत्ता में अगर आती है तो बटन है, ईवीएम। देखिए अब वही है, किन पे मुद्दा है? कोई मुद्दा ही नहीं है। पब्लिक चाहती है बदला, मगर ईवीएम नहीं चाहती। अभी आपसे ये भी बोला गया कि मीडिया भी बिकी हुई है। बताइए, गोदी मीडिया बताया जा रहा है, मीडिया को भी मतलब गलत बताया जा रहा है। कुछ परसेंट की बात कर रहे थे, वो सभी एक 5 उंगली एक से नहीं होती है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इनकी मीडिया है, मानो ये तो कुछ परसेंट बिकी हुई है ना, सारी मीडिया तो नहीं बिकी हुई ना। आप ये बताइए मुझे कि आप कल 2 गांव में गए थे, कररौल और रामपुर में, वहाँ की जनता की क्या आवाज थी? आप खुद बताइए। मैं समझ सकता हूँ। ऐसे भी कह रहे थे, विपक्ष भी कह रहा था कि अब की बार गठबंधन आएगा जी, अब की बार बीजेपी सरकार नहीं आएगी। आप बताओ। नहीं, आपने मतलब बीजेपी के पक्ष में आप ये भी कह रहे थे कि बीजेपी आएगी जी, महेश शर्मा ने बहुत काम किया है, कह रहे थे ना। परसेंटेज किसका ज्यादा था? परसेंटेज किसका ज्यादा? समझ सकता हूँ। परसेंटेज 80% गाँव की जनता कह रही थी, 80% कह रही थी। फिर गठबंधन में आ रहे। मोदी सरकार को ऐसा कौन सा डर सता रहा है, ऐसा कौन सा डर मोदी सरकार सता रहा है जो बैलेट पेपर से चुनाव कराने सक्षम नहीं है? और बैलेट वो तो हाँ, मैं समझता हूँ की जनता मांग रही है, उच्च न्यायालय ने कह दिया तो बैलेट पेपर से चुनाव। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ विपक्ष से बात है। अभी मैंने विपक्ष से जैसे ही बात कर रहा हूँ तो विपक्ष का ये कहना है, बीजेपी सरकार का, कि विपक्ष पे एक ही मुद्दा है, बस ईवीएम, और कुछ है ही नहीं है मुद्दा। सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है ना। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में कौन सा डर है भाई? जब देश की जनता मांग रही है तो उससे करा दो, चुनाव भी तो कराना है आपको। बैलेट पेपर से डर है किसान को भी अब की बार बीजेपी ना आ जाए। किसान को नहीं, किसान क्यों डरेगा? किसान आज परेशान है, आप बता रहे हो कि परेशान है, काफी सुविधाएं नहीं मिल रही। नहीं, किसान को तो कोई भी सुविधा जो है ना, कोई भी सरकार देती नहीं। केवल और केवल जो है एक लॉलीपॉप दे के आती है कि आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन उसके बाद जब वो सरकार जो है बना जाती है ना, उसके बाद वो उससे मिलने के लिए भी नहीं आती। तो मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार को खुली चेतावनी है, अगर इस सरकार ने किसानों के फेवर में कोई भी कैसा भी नहीं किया ना, अगर किसान इसी तरह से रहेंगे तो किसान बेबस होगा और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किसान करे। तो बिल्कुल आज गौतम बुद्ध नगर के जेवर से थे, और जेवर से हमारी एक ये महा डिबेट रही लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। हमने बातें की, हालांकि एनडीए पक्ष भी रखा और इंडिया अलायंस पक्ष भी रखा। बीजेपी का कहना है 400 पार और गठबंधन का कहना है 400 पार। क्या होगा ये जनता तय करेगी। और इस खबर को लेकर, इस डिबेट को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताना। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर, लोकसभा चुनाव।